नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पृथ्वी की स्थलाकृतियां या स्थल रूप को जानेंगे कि पृथ्वी का स्थल रूप क्या होता है। साथियों, बात आती है कि पृथ्वी का स्थल रूप किसे कहते हैं। वह स्थान जहां हम अपना रहन सहन, अन्य क्रियाएं करते हैं, जहां हम चलते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, वो पृथ्वी का स्थल रूप है। या यूं कहिए कि जहां हम खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो पृथ्वी का स्थल रूप होता है। कैसे? मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, तो इसका जो स्थल रूप है ये इसका स्थल रूप है। इसे हम भू परपटी के नाम से भी जानते हैं कि ये पृथ्वी की भू परपटी है। तो साथियों, ये पृथ्वी की भू परपटी है, जिसे हम भू माने पृथ्वी और परपटी माने उसका जो पपड़ी बोलते हैं वह स्थान। तो भू परपटी को ही हम स्थल रूप के रूप में जानते हैं। इसे हम स्थल रूप कह सकते हैं, इसे स्थल आकृति कह सकते हैं, इसे स्थल रूप कह सकते हैं, स्थल आकृति कह सकते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने देखा कि पृथ्वी सभी जगह पर क्या समान स्थिति में है? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक उच्चावच के आधार पर इसका निर्माण हुआ। उच्चावच क्या होते हैं? पृथ्वी का वह स्थान जहां वह कहीं से ऊंची है और कहीं से नीची है। देखा होगा आपने कि कहीं पृथ्वी पर ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं नीचे इस तरीके से समतल मैदान है। फिर एक ऊंची आकृति बनी और पहाड़ों का रूप धारण कर ली, लेकिन अगली पर देखा कि पृथ्वी एक खाई के रूप में नीचे चली गई। इस तरीके से पृथ्वी का कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं बिल्कुल ऊंचे पहाड़, कहीं नीचे खाई और फिर आकर के फिर समतल हो जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आपको दिखाई देगा। जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं महासागर है, कहीं महाद्वीप है, कहीं झील बनी हुई है, तो कहीं समतल भूमि है। तो ये सब चीजें जो मैंने बताई आपको, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप, झील, समतल मैदान इत्यादि या समतल भूमि, ये सब कहां पर पाए जाते हैं? ये सब हमारे पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं। तो साथियों, हम कभी चलते हैं, चलते चलते अकस्मात ऊंचा टीला सा आ गया, फिर डाउन हो गए, फिर चलते रहे काफी दूर तक लंबे लंबे कदमों से, तो मैदान के रूप में, फिर टीला आया, फिर नीचे डाउन हो गए। तो ये सब क्या है? ये पृथ्वी की स्थल रूप है कि कहीं से पृथ्वी का ऊंचा भाग है तो कहीं पृथ्वी का नीचा भाग है। तो ये सब हमारा स्थल रूप होता है। आगे चलते हैं। अब साथियों, बात आती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा उच्चावच के आधार पर पृथ्वी के भागों को 3 भागों में बांटा गया है।
तीन श्रेणियों में बांटा गया है पृथ्वी का स्थल रूप को। तीन श्रेणी। नंबर एक श्रेणी क्या होती है? पृथ्वी का, जिसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी उच्चावच, जिसके अंतर्गत हम महाद्वीप, महासागर को पढ़ेंगे। महाद्वीप और महासागर को पढ़ेंगे किसके अंदर? प्रथम उच्चावच के आधार पर। द्वितीय उच्चावच के आधार पर द्वितीय श्रेणी उच्चावच के आधार पर पर्वत पठार। हम पर्वत पठार को द्वितीय श्रेणी का जो उच्चावच है उसमें पढ़ेंगे। और तृतीय श्रेणी उच्चावच के आधार पर हम नदियां, झील, डेल्टा इत्यादि को पढ़ेंगे। ये हम पृथ्वी के जो उच्चावच का आधार है उसके आधार पर तीन भागों में से पृथ्वी को, तीन श्रेणियों में से पृथ्वी को बांटा है, जिसमें महाद्वीप, महासागर, पर्वत पठार, नदियां, झील और डेल्टा, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम महाद्वीपों को पढ़ते हैं और महासागरों को पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है। महाद्वीप, साथियों, हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 महाद्वीप। नंबर 1 एशिया महाद्वीप, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनकी संख्या 7 है और सातों ही महाद्वीप अपना अपना स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के जो ये 7 महाद्वीप हैं, ये सातों महाद्वीप किस प्रकार कार्य करते हैं, या ये सातों महाद्वीप की स्थिति पृथ्वी तल पर कैसी है। तो साथियों, इसमें मैं आपको ग्लोब में बताना चाहता हूं कि पृथ्वी एक इस बॉल की तरह है। ये एक पृथ्वी है जिसपे हम इसे घुमाते हैं, तो इसमें हमारे सातों महाद्वीप हमारे सामने आ जाते हैं। कैसे कि जब हम पृथ्वी के मिडिल भाग को, ये पृथ्वी का मिडिल भाग है जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ये पृथ्वी का मिडिल भाग है, और इस मिडिल भाग से 2 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके 2 भाग हमने कर दिए। इसे उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध के रूप में हम देखते हैं। अब गोलार्ध तो आपको पता होगा कि गोलार्ध क्या होता है, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने बता चुके हैं कि गोलार्ध किसे कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम बता दें कि जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 3 महाद्वीप आते हैं। सबसे पहले
तीन महाद्वीप आते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और तीसरा एशिया। ये तीन महाद्वीप हमारे उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहां पर दक्षिणी अमेरिका है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर है, ऊपर भी और नीचे भी। भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे, इन दोनों स्थानों पर ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। और जो पांचवा महाद्वीप है हमारा, वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो साथियों, आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप भी हमारे भूमध्य रेखा से ऊपर भी और नीचे भी, या यूं कहिए कि भूमध्य रेखा इन दोनों महाद्वीपों को बीच से काटती है या इन्हें काट देती है, दो भागों में इन्हें बांट देती है महाद्वीपों को। तो हमारे दो महाद्वीप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप हमारा भूमध्य रेखा पर स्थित है। तीसरा आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी हमारा भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है। ये हमारा मकर रेखा पर भी स्थित है, ये भी बात आप ध्यान रखना। और लास्ट में आता है हमारा अंटार्कटिका। तो ये महाद्वीप हमारा दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के पास ये पाया जाता है। तो ये 7 महाद्वीप, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन साथियों, ये तो हमने महाद्वीपों की स्थिति देखी। ग्लोब पे भी देख लेते हैं कि ग्लोब पर क्या कहता है ग्लोब। देखिए, भूमध्य रेखा की बात करें तो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका। और जैसे ही हम इसे घुमाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को आपने देखा कि भूमध्य रेखा से ऊपर भी है और भूमध्य रेखा के नीचे भी है। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका को भूमध्य रेखा से हल्का सा ऊपर है और भूमध्य रेखा की दक्षिणी तरफ ये ज्यादा विस्तृत क्षेत्र है। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये देखिए, ये स्थिति है उत्तरी गोलार्ध की। अभी मैं कुछ और भी बताऊंगा आपको। उत्तरी गोलार्ध में जहां उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप और तीसरा है हमारा एशिया महाद्वीप। यूरोप और एशिया महाद्वीप आपस में ज्वाइंट है। यूरोप और एशिया महाद्वीप यूरेशिया प्लेटों के द्वारा एक दूसरे, यूरेशिया और एशिया, इन दो प्लेटों के द्वारा एक साथ ज्वाइंट हुए हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर हमारे कुछ प्लेटें पाई जाती हैं जो आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से मिलती चली जाती है। क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये जो यूरोप और एशिया है, ये यूरेशिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये यूरेशिया प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। उसके बाद बात आती है दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके ठीक नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो 4000 मीटर बर्फ की चादर के नीचे ढका हुआ है या दबा हुआ है। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हुए। ये भी हमारे स्थल रूप है, स्थल आकृतियां हैं। अब देखा होगा आपने, इन महाद्वीपों के ऊपर कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं नीची खाई हैं। इन्हीं महाद्वीपों में से, पहाड़ी क्षेत्र में से हमारे नदियां निकल करके आती हैं और यहीं से हमारी ये नदियां को जब समुद्र में मिलती है तो डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो साथियों, ये हमारा महाद्वीपीय रचना हुई जो हमारे स्थल रूप में होती है। महाद्वीपों के बाद
पृथ्वी के ऊपर महासागर है। अब देखिए साथियों, महासागर, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर 5 महासागर हैं। 5 महासागर स्थित हैं। नंबर 1 है प्रशांत महासागर। अब साथियों, प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आर्कटिक और 5वें नंबर पर हमारा अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर हमारी पृथ्वी के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पीछे फैला हुआ है। ये सारा क्षेत्र जो आता है ये तुम्हारा सारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उसके बाद हमारा यूरोप आता है। तो यूरोप के इस तरीके से ये बना हुआ एस आकृति का अटलांटिक महासागर आ जाता है। और तीसरे नंबर का हिंद महासागर आपका एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में यहां पर हमारा हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के इधर से ही मिलकर के ये प्रशांत महासागर ज्वाइंट हो जाता है। तो ये सब सागर क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। तो यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर यहां तुम्हारा आर्कटिक महासागर पाया जाता है। और 5वें नंबर का जो आपका है अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, वो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर और हिंद महासागर के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ये तुम्हारा अटलांटिक या वो आर्कटिक या आपका दक्षिणी महासागर स्थित है। तो साथियों, अभी आपने देखा कि जो महासागर है, ऐसा तो है नहीं कि महासागर किसी ऊंची स्थान पर होगा। महासागर का जो स्थान होगा वो नीचे गहराई में होगा। कहीं ना कहीं झील बनी पृथ्वी के अंदर, गड्ढा हुआ, गर्त बने, तभी झीलों का निर्माण हुआ। लेकिन उन झीलों के निर्माण से कहीं ऊंचा एक स्थल है जिसे हमने महाद्वीपों के रूप में पढ़ा। अब बात करते हैं साथियों कि हमने 2 स्थितियों को तो जान लिया कि पृथ्वी के ऊपर हमारे प्रशांत महासागर भी, ये महासागर भी हैं और हमारे महाद्वीप भी हैं। आगे बात करते हैं जो पृथ्वी का दूसरा चरण होता है, दूसरी श्रेणी होती है जिसके अंदर पर्वत है और पठार है। अब बात पर्वतों की करें तो पर्वतों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। नंबर 1 कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत कह सकते हैं, इसे हम पठार हटा देते हैं भी, इसे हम मोड़दार पर्वत कह सकते हैं, मोड़दार पर्वत है। दूसरे नंबर के पर्वत आते हैं हमारे भ्रंशोत या इन्हें हम भ्रंश पर्वत भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर के जो 1, 2 और तीसरे नंबर के हमारे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो साथियों, ये 3 तरह की स्थलाकृति हमारी पर्वतों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। वलित पर्वत जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं, भ्रंशोत या भ्रंश पर्वत जिसे हम जो पृथ्वी की जो
प्लेटें हैं, ये कहें कि जो भी हमारे स्थल रूप है उनके टूट फूट के विखंडन के द्वारा इन पर्वतों का निर्माण होता है। और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने हुए होते हैं, जिसके अंदर हम कई प्रकार के पर्वतों को पढ़ेंगे, जैसे किलिमंजारो पर्वत है, ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना। ऐसे ही बहुत सारे पर्वत हैं जो हमारे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने। अब साथियों एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, ब्रह्मोत्थ पर्वत किसे कहते हैं, या ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। तो साथियों हमने जाना कि महासागर और महाद्वीप की जो आकृति है पृथ्वी के प्रारूप पर कहां-कहां स्थित है, तो ये हमने जाना। लेकिन साथियों इसके आगे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत पठार कैसे पाए जाते हैं, कि इनकी आकृतियां जो हमने बताई कि पर्वत भी हैं पठार भी हैं, तो ये कैसे होते हैं। देखिए पर्वत, सबसे पहले बात करते हैं पर्वतों की कि पर्वत क्या होते हैं। वह स्थान जो हमारे स्थल रूप से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। कितना? 600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, वो पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। और जो पर्वत होते हैं वो उनके निर्माण क्रिया के आधार पर, रचना विधि के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है तुम्हारा वलित पर्वत, या इसे कहें मोड़दार पर्वत। तो साथियों वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत क्या होते हैं? तो पर्वतों, जब हम पर्वतों को पढ़ते हैं तो वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं कि वलित या मोड़। अब आपने देखा होगा कि हम चलते चलते अकस्मात कोई रास्ता मुड़ जाए, मुड़ गया, या हम ये कहें कि जब हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो कभी रास्ता ऐसा आता है, तो कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा आता है, तो कभी ऐसे आ जाता है। तो ये सब क्या है? तो सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मोड़दार पर्वत होते हैं या मोड़दार रास्ते बोल देते हैं। लेकिन साथियों ये मोड़ बनते कैसे हैं, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। हम कोई भी एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, ये हमने कागज का टुकड़ा लिया और इसके दोनों तरफ से इसे प्रेशर किया, तो आपने देखा कि ये हमारा इस तरीके से ये ऊपर उठ गया। क्यों? क्योंकि यह जो ये जो प्लेटें होती हैं, ये हमारी जो पृथ्वी है वो प्लेटों के ऊपर टिकी हुई है। या यूं कहिए कि हमारी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। वो प्लेटें किस चीज की होती हैं? तो वो प्लेटें जो होती हैं हमारी, वो हमारे सेलों की बनी हुई होती है। सेल, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि सेल, हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत पाए जाते हैं उसमें जो प्लेटें पाई जाती है, प्लेटों के आधार पर ये पर्वतों का निर्माण होता है। तो वो सेलों से होता है और सेलों का विशेष महत्व होता है या विशेष स्थान होता है इन पर्वतों के निर्माण के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट होती हैं ये इस तरीके से बनी होती है, कहीं से भिंची हुई और कहीं से दबी हुई, इस तरीके से प्लेटें होती हैं। क्योंकि जितने भी हमारे ज्वालामुखी क्रिया होती हैं, जो लावा जाता है उससे हमारी कुछ प्लेटें बनती हैं, कुछ पर्वत बनते हैं। तो ये क्या है कि ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे के अंदर ये बिछाव पैदा करती है, दबाव पैदा करती हैं और ये एक दूसरे की ओर टकराती हैं। और आपने देखा होगा कि एक लोहे की लंबी सी छड़ को लेना, जब इसे दोनों तरफ से हम इसे दबाते हैं तो इसकी आकृति पहले तो ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसे मुड़ती चली जाएगी, फिर ये ऊंची हो जाएगी, फिर ये इस तरीके से ये ऊंची होती चली जाती है। तो एक स्थान ऐसा होता है कि बिल्कुल फोल्ड हो जाती है और ये इस तरीके से बन जाती है। सही है? इसी तरीके से जो हमारे पर्वतों के निर्माण हुआ है
उसमें प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकरा करके उनके अंदर खिंचाव, उनके अंदर दबाव बनता है और दबाव के आधार पर ये एक दूसरे की ओर पास में आती है और ये पास में आने के बाद ये एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण कर देती है। तो ये हमारे मोड़दार पर्वत होते हैं। जो ये मोड़दार पर्वत होते हैं ये हमारे कुछ उदाहरण भी हैं इसके, जैसे मैं कहूं कि हमारी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जिसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, हिमालय पर्वतमाला। ये नवीनतम पर्वतमाला है, जो वलित पर्वत का नवीनतम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला हमारी प्राचीनतम है तो हमारा हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। तीसरा जो उदाहरण है उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, यूरोप में यूराल, स्कॉटलैंड, इसके अंतर्गत ये हमारे वलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं जहां हमारे वलित पर्वत पाए जाते हैं। लेकिन साथियों ये सब क्या है, अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत भी हमारा प्राचीनतम पर्वत पाया जाता है क्योंकि ये हमारा प्राचीन काल का पर्वत है। या यूं कहिए कि जो हमारे पठार में पाए जाते हैं वो भी हमारे वलित पर्वतों का ये रूप बन जाता है क्योंकि ये सब ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं कि वलित पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ। तो वलित पर्वतों का निर्माण टर्शियरी युग से पहले हुआ और जब ये पर्वतों का निर्माण हुआ तो वहां पर हमारे जो टर्शियरी युग था वह युग चल रहा था। लेकिन इसके साथ ही हमारा दूसरा पर्वत आता है जिसे हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इसे भ्रंशोत, भ्रंश माने क्या होता है, टूट फूट या विखंडित होना। तो ये भ्रंश से बन जाते हैं। जैसे भ्रंशोत पर्वत को हम खंड पर्वत के नाम से भी जानते हैं, खंड पर्वत। अब ये भ्रंशोत होते क्या है, तो साथियों भ्रंशोत पर्वत उसे कहते हैं कि जहां दो विशालकाय चट्टानें, विशालकाय चट्टानों में भ्रंश पड़ जाते हैं या उसमें दरार पड़ जाती है। तो दरार पड़ने पर उसमें कुछ प्लेटें, कुछ चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं और कुछ चट्टानें ऊपर उठ जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इसमें एक प्लेट ऊपर है, दूसरे नीचे है, तीसरी ऊपर है, फिर नीचे है। जो ऊपर उठ जाती है उसे हॉर्स बोलते हैं या उत्खंड बोलते हैं, इसे ऊपर उठा हुआ खंड बोल देते हैं। और जो नीचे बैठ जाती है उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड और नीचे दबी खाड़ी को भ्रंश घाटी के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल है इसके, इसमें एग्जाम्पल है जैसे भारत की मैं बात करूं तो भारत में ये सतपुड़ा पर्वत कहां पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश। विंध्याचल
पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत में कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों घाटियां रिफ्ट घाटी में या भ्रंश घाटी के द्वारा ये अपना विचलन करती है, आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ आता है जो आपका पश्चिमी घाट है, ये भी हमारा भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। उसके साथ अगर हम बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में भी ये हमारी भ्रंश घाटी पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से इसे जानते हैं, जो क्योंकि ये फ्रांस में मिलती है। यूरोप राइन घाटी, जर्मनी ओरेगन पर्वतमाला। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? ये हमारे सारे भ्रंशोत, ये सब हमारे भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। तो साथियों, ये हमारी भ्रंश घाटियां थी जो हमारे अलग अलग रूपों में देखी गई। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत के द्वारा भी, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी हमारे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जानते हैं। तो ज्वालामुखी कैसे कि हमारा जो ज्वालामुखी है वो इस शंकु के आकार का होता है। ज्वालामुखी एक शंकु के आकार का, इसे शंकु भी कह सकते हैं, शंकु, क्योंकि यह हमारा मैग्मा होता है जो तरल अवस्था में होता है। यह मैग्मा इस छिद्र के द्वारा बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो इस तरीके से ये छिद्र ऊपर उठता चला जाता है, और जब ये ऊपर उठ जाता है तो यही हमारा पर्वत बन जाता है। यही हमारा पर्वत बन जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी का होता है। जब ये ज्वालामुखी का पर्वत बन जाता है तो जो इसका मुख होता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर, जो ज्वालामुखी का मुख होता है, जहां से ज्वाला निकलती है, धुआं निकलता है, राख निकलती है, वो क्रेटर होता है। लेकिन आपने एक एल्फी देखी होगी, एल्फी, जो हम किसी चीज को, प्लास्टिक को, कांच को चिपकाने के काम में लेते हैं, एल्फी। तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जब हम उसे निकालते हैं तो निकल जाता है, लेकिन जब हम उसे बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसके अंदर की जो नली होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो वैसे ही ये ज्वालामुखी का जो पर्वत होता है, इसकी ये जो नली है कुछ समय के बाद ये बिल्कुल जाम हो जाती है और इसमें अंदर कोई चीजें नहीं जा पाती, इसलिए ये एक क्रेटर का रूप धारण कर लेती है। एक मुख बन जाता है इसका, एक होल सा बन जाता है। इस तरीके से ये ज्वालामुखी है, इस तरीके से ये ज्वालामुखी का रूप बन जाता है। और यहाँ पर हम ये जो है ये पर्वत बना, और पर्वत बन करके जो बरसात होती है ये पानी इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है, तो ये झील का भी काम करता है, यहाँ पर झील भी बन जाती है। तो ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत बन गया। उदाहरण है, इसके उदाहरण है जैसे किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये पर्वत भी हमारा ज्वालामुखी पर्वत होता है। जापान का फ्यूजीमा, भारत का मोना लोआ, विसु वियस,
ये सब हमारे क्या है, ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे किलिमंजारो जापान का, फ्यूजियामा, मोना लोआ, वेसुवियस, ये सब हमारे जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके ये उदाहरण हैं। ये 3 प्रकार के हमारे पर्वत थे जिसमें हमने तीनों को पढ़ा। नेक्स्ट है इसके मैदानी भाग, पृथ्वी के मैदानी भाग भी है और पठारी भाग भी है। पठार, तो पठार क्या होते हैं, पहले पठारों को ही ले लेते हैं कि पठार क्या होते हैं। तो साथियों जो पठार है, आपने भारत का दक्षिणी भाग देखा होगा, दक्षिणी भारत जिसे वो कह देते हैं, दक्षिणी भारत, भारत में दक्षिणी भारत। तो ये दक्षिणी भारत में क्या है कि ये इसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। पठार, तो पठार क्या, वह स्थान जो पृथ्वी तल से कुछ ऊंचा होता है और जिसके ढाल तीव्र होते हैं। जैसे कहें कि ये पृथ्वी का तल है और इससे अकस्मात एकदम एक आकृति बनी और एकदम डाउन होकर के आगे बढ़ गए। तो ये एक मेज के नुमा भी होता है। ये जो पठार होते हैं ये एक मेज के आकार के भी होते हैं, मेज के आकार के। तो ये पठार हमारे कहलाते हैं। और देखो साथियों, पठार के अंदर क्या होता है कि जो पठार होते हैं हमारे, वो भी हमारे पर्वतों के समान होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि जो पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से अधिक होती है। एक एवरेज है कि 600 मीटर, तो 600 मीटर से जो ऊंचे होते हैं वो हमारे पठारों की, पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो 600 मीटर से नीचे होते हैं वो हमारे पठारों के रूप में आते हैं कि पठार कहलाते हैं। पठार एकदम ऊंचा उठा, समतल मैदान सा बना और फिर नीचे डाउन हो गया। तो इसके किनारे जो होते हैं वो खड़े किनारे होते हैं, जबकि पर्वतों के जो किनारे होते हैं वो एक नुकीले होते हैं। इस तरीके से पर्वत बने हुए होते हैं। ये पर्वतों की आकृति, ये पठारों की आकृति। पर्वत हमेशा नुकीले होते हैं इस तरीके से, जबकि पठार ढाल दोनों तरफ से तीव्र तेज डाउन में होते हैं और बीच में मेज के नुमा एक लंबी सी आकृति बन जाती है। पठारों की जो ऊंचाई है या पर्वतों की जो ऊंचाई है या पृथ्वी के समतल मैदान की जो ऊंचाई है वो हम जो समुद्र होता है, समुद्र का जो तल होता है उससे ऊंची ऊंचाई नापी जाती है। पठारों का ये नहीं कह सकते कि हाँ ये 600 मीटर से ऊंचे हैं। पठार इससे भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। जैसे हमारा कौन सा पठार बताइए, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसे हम 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक इसे देख सकते हैं। यह पठार हमारा तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत, यह पठार हमारा तिब्बत में पाया जाता है, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं या पामीर का पठार भी कहते हैं। इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ भारत का, अगर भारत की बात करें तो भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार। ये हमारे पठारों के एग्जाम्पल हैं जो हमारे पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं। ये पठार हमारे पर्वतों के जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है, इसी में एक चीज और बता देता हूं,
जितने भी विश्व के अंदर जितने भी पठार पाए जाते हैं इसमें खनिजों की मात्रा अधिक होती है। खनिज अधिक पाए जाते हैं, प्रचुरता होती है खनिजों की, अधिक पाए जाते हैं या खनिजों की प्रचुरता होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही क्योंकि ये सबसे प्राचीन शहर होती हैं, प्राचीन चट्टानें होती हैं जो पठार होते हैं, तो ये हमारे खनिज इसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। ये अवसादी शैलों के भी बने हुए होते हैं। और जो खनिज है, जैसे मैं कहूं कि अफ्रीका का जो पठार मैंने बताया, इसके अंदर हमें हीरे की खानें और सोने की खानें मिलती हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर जो दक्कन का पठार मैंने कहा, जिसमें हम लौह अयस्क और कोयला आसानी से निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम मैदानों को पढ़ते हैं कि मैदान क्या होते हैं। साथियों, बोर तो नहीं हो रहे? चैप्टर लंबा है, लेकिन करें क्या? करना तो पड़ेगा, क्योंकि पठारों से या मैदानों से, पर्वतों से हमारा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसमें पूछा जाता है कि वलित पर्वत क्या होते हैं, ब्रह्मशोथ पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं। हमसे यह पूछा जाता है कि पठार क्या होते हैं, कि पठारों की आकृति कैसी होती है, या पठारों में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। हम महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप कितने हैं, या हम ये कहें कि हमारे जो महासागर हैं उनकी संख्या कितनी है। इनमें से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में से, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं।